दक्षिण भारत नहीं, संपूर्ण भारत का बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास और नॉर्थ भारत यानी उत्तर भारत का इतिहास दोनों के लाके हम ऑलमोस्ट एक जगह पे खड़ा कर दिए हैं, समझ में आ रहा है, जिस जहां पे हर्षवर्धन का हत्या हुआ था, है ना। लेकिन अभी आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं कि संपूर्ण भारत में वैसे छोटे छोटे राजवंश, ठीक है, जिसका कि केवल स्टेट पूछ देता है कि किस एरिया में उनका शासन चल रहा था या फिर ये वंश किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। हाँ, उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ छोटा छोटा वंश के बारे में। आराम से हम लोग देखते हैं, पहले भारत का एक प्यारा सा मैप बनाते हैं और जहां जो चीज लिखना होगा आराम से लिखेंगे, तुम लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सवाल जवाब जिसको भी डाउट होगा कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहना है। चलो, जब हम इतिहास पढ़ा थे तो इस एरिया में कौन सा वंश शासन कर रहा था? चोल वंश कर रहा था ना। इस एरिया में राष्ट्रकूट वंश कर रहा था, यहाँ पे पाल वंश था, इस एरिया में प्रतिहार वंश था और ये वाला एरिया कन्नौज था जहाँ पे कि त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था। त्रिपक्षीय युद्ध का मतलब क्या होता है कि इधर से पाल वंश वाला, इधर से राष्ट्रकूट वाला और इस साइड से प्रतिहार वंश वाला, है ना। ये तीनों राजवंश जो है कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जो संघर्ष कर रहा था उसी को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। ये सब कंप्लीट हम लोग चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आज हम लोग छोटा छोटा राजवंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। छोटा राजवंश देखो, ये गुजरात वाला एरिया में एक मैत्रक राजवंश था। कौन सा था? मैत्रक राजवंश, समझ में आ रहा है। मैत्रक राजवंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो भट्टारक था। क्या था? भट्टारक। मैत्रक राजवंश का संस्थापक भट्टारक। अगर इसका राजधानी पूछेगा तो बल्लभी था, ठीक है। जहां जहां जो चीज बताएंगे एकदम दिमाग में रखना, चूंकि ये VVI पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सब छोटा छोटा जो जितना भी वंश है ना, इससे कभी कभी जगह पूछ देगा, कभी किसी का संस्थापक पूछ देगा, कभी किसी का राजधानी पूछ देगा। तो जिससे जैसा सवाल बनने का पॉसिबिलिटी है हम लोग हर एक पॉइंट पर यहां से डिस्कस करते जाएंगे। तुम लोग को बिल्कुल फिक्र नहीं करना, ठीक है। सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, बस जितना बोलेंगे दिल दिमाग को यहीं रखना, इन्हें के शरीर को यहां रखना और सोचना कहीं और, ठीक है। और क्लास में पूरा एक्टिव रहना, इनको जवाब चाहिए मेरे को। ये देखो गुजरात का एरिया में कौन सा वंश था? मैत्रक वंश। पूछेगा मैत्रक वंश का क्षेत्र कौन सा था, किस राज्य में था? क्या बोलेंगे? गुजरात में, ठीक है। राजधानी पूछेगा तो इसका बल्लभी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बल्लभी। बल्लभी में इतिहास में जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो उस समय कोई धर्म का चर्चा किए थे। किस धर्म का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था? जैन धर्म का। जैन धर्म का द्वितीय संगति कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। देवादी क्षमा शर्मन उसका अध्यक्ष थे। ये सब नहीं पढ़ाए थे? तो क्लास में एक्टिव रहना है। मैत्रक वंश का राजधानी कहाँ था? बल्लभी। बल्लभी किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे देखो, इसका जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? भट्टारक। क्या नाम था? भट्टारक। कहीं कोई दिक्कत है? भट्टारक। उसके बाद आता है इधर मालवा वाला क्षेत्र। क्या आता है? मालवा। ये मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है ना, ये एरिया में पड़ता है मालवा। क्या पड़ता है? मालवा। और उस समय तुमको कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि मालवा में चंदेल वंश का शासक था, है ना। तो चंदेल वंश तो मेन वंश में था। चंदेल वंश को जजाक भुक्ति का वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? जजाक भुक्ति वंश। समझ में आ रहा है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो हम अभी मालवा के क्षेत्र में जो वंश पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कलचुरी वंश। क्या पढ़ेंगे? कलचुरी वंश। एकदम खड़े खड़े सवाल पूछेगा कि कलचुरी वंश किस राज्य में था? क्या बोलेंगे? कलचुरी वंश का संबंध किस राज्य से था? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ लोकेशन में ही ना मालवा पड़ता है। एक मालवा का पठार है, एक मालवा का मैदान है। दोनों का डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं ज्योग्राफी का क्लास में। खैर, अभी आ रहे हैं कलचुरी में। क्या आ रहे हैं? कलचुरी। कलचुरी वंश का अगर राजधानी पूछेगा तो त्रिपुरी था। क्या था? त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी। कलचुरी वंश का राजधानी त्रिपुरी। कहीं कोई दिक्कत? चलो, गुजरात में कौन सा वंश था? मैत्रक वंश। मैत्रक वंश का राजधानी बल्लभी। संस्थापक भट्टारक। फिर मालवा में कौन सा वंश था? कलचुरी। कलचुरी का संस्थापक, ठीक है। इसका कोकलम प्रथम जो है, क्या ककोलम, कोकलम बोल देते हैं। कोकलम फर्स्ट। क्या? कोकलम फर्स्ट का क्या था? संस्थापक था, ठीक है। कोकलम प्रथम, ठीक है। कोकलम प्रथम क्या था? कहीं पे कोकल प्रथम दे देगा, कहीं पे कोकलम प्रथम दे देगा। तुम लोग को एकदम नाम का स्पेलिंग से नहीं करवाना, क्योंकि ऑप्शन ए में कोकलम और ऑप्शन बी में कोकल ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। कोकल प्रथम, ठीक है। ऑप्शन का नाम में स्पेलिंग में ऊपर नीचे होगा, तुम लोग को देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कोकलम प्रथम। इसका कलचुरी वंश का क्या था? संस्थापक था। कहीं कोई दिक्कत है? कलचुरी वंश का राजधानी बोलेगा तो किस राज्य से संबंध है? तो मध्य प्रदेश। क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। अब मैत्रक वंश का संबंध
गुजरात। कोई दिक्कत है? ये बंगाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे गोंड वंश था। क्या था? गोंड वंश। तुम लोग को पढ़ाए थे गोंड वंश का शासक शशांक के बारे में, पढ़ाए ना, है ना? तो शशांक के बारे में ध्यान रखना कि गोंड वंश का शासक कौन था? शशांक। इसका हत्या कौन कर दिया था? हर्षवर्धन। क्यों कर दिया था? क्योंकि हर्षवर्धन का जो भाई था राजवर्धन का हत्या कौन कर दिया था? शशांक कर दिया। क्यों? क्योंकि राजवर्धन जो है शशांक का मित्र था। कौन? देवगुप्त, जिसका हत्या कर दिया था। याद है? अब देवगुप्त का हत्या वो क्यों किया था? क्योंकि उसकी जो बहन थी, है ना, जिसका शादी गृहवर्मन से हुआ था। किसका? हर्षवर्धन की सिस्टर का। तो गृहवर्मन का हत्या कर दिया था देवगुप्त। ये लॉजिक तो हम पहले तुम लोग को कंप्लीट बताए हुए ना, कैसे समझो। शशांक हत्या किसका कर दिया था? राजवर्धन का। राजवर्धन हत्या किसका किया था? देवगुप्त किसका हत्या कर दिया था? तो गृहवर्मन का। गृहवर्मन का। और शशांक का हत्या कौन कर दिया था? हर्षवर्धन। अब पूरा इसमें क्या हो गया था? वर्धन वंश का ये एरिया पूरा वर्धन वंश के अंदर में ही आ गया था। कहीं को दिक्कत है? हाँ, चलो समझो। ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, और फाइनली ये शशांक को कौन मार दिया? हर्षवर्धन। ठीक है? शशांक के बारे में बोला था कि जब वो राजवर्धन का हत्या करके वापस लौट रहा था, तो आने के क्रम में बिहार में जो बोधि वृक्ष था उसको वो कटवा दिया था। ठीक है? तो गोंड वंश का कौन सा शासक बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शशांक कटवा दिया था। कोई दिक्कत है? तो बंगाल वाला एरिया में कौन सा वंश था? गोंड वंश। गोंड वंश का शासक शशांक। कोई दिक्कत है? देखो इस एरिया में आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में था काकतीय वंश। क्या था? काकतीय वंश। लेकिन आंध्र प्रदेश से ऊपर में थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले उड़ीसा। क्या देख लेते हैं? ये वाला क्षेत्र क्या है? उड़ीसा का। ठीक है? उड़ीसा में था पूर्वी गंग वंश। कौन था? यहाँ पे गंग वंश लिख देते हैं, तुम लोग समझ जाना। उड़ीसा में कौन सा वंश? गंग वंश। इसको पूर्वी गंग वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश का जितने भी शासक था ना, सब मंदिर निर्माण पे बहुत ज्यादा जोर दिया। क्या दिया? मंदिर निर्माण पर। ठीक है? देखो पूर्वी गंग वंश के बारे में कुछ लिख देते हैं। पूर्वी गंग वंश। जितना लिख रहे हैं सवाल आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान देना। पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश का एक जो राजा था, नाम था आनंद वर्मन। क्या नाम था? आनंद वर्मन। ठीक है? ये जो आनंद वर्मन था ना, ये मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। क्या नाम का? जगन्नाथ मंदिर के बारे में तुम लोग सब सुना होगा, है ना? जगन्नाथ मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। रुक जाओ, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? तुम किसी को पता है? जगन्नाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। जगन्नाथ मंदिर जो है अपना रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? रथ यात्रा। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो है उसमें विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलता है। जैसे हम लोग देवघर में रह के अगर देवघर का बात करते हैं, तो ये जो श्रावणी मेला है ये विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है वो विश्व प्रसिद्ध है। कहीं कोई दिक्कत है? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? आनंद वर्मन। कौन करवाया था? आनंद वर्मन। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन। क्या था? नहीं, नरसिंह वर्मन नहीं लिखेंगे, नरसिंह प्रथम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि नरसिंह वर्मन का अगर हम बात करेंगे तो वो हम चल जाएंगे कहाँ पे? पल्लव वंश में। कहाँ चल जाएंगे? पल्लव वंश में। अब वो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पढ़ाए थे ना? नरसिंह वर्मन की अगर हम चर्चा करेंगे, वो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह है नरसिंह प्रथम। क्या है? नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम किसका मंदिर का निर्माण करवाया था? हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? देखो आनंद वर्मन किसका निर्माण करवाया? नरसिंह प्रथम किसका करवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहीं कोई दिक्कत है? इसके बाद तुम्हारा आता है नरसिंह देव। क्या आता है? नरसिंह देव। नरसिंह देव। ठीक है? नरसिंह देव पढ़ लिया। नरसिंह देव किसका मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था लिंगराज मंदिर। क्या करवाया था? ये तीनों मंदिर कौन सा राज्य में होगा? हाँ, कहीं कोई दिक्कत है? जब हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वी गंग वंश का, किसका? पूर्वी गंग वंश का। अब पूर्वी गंग वंश का ही राजा था कौन? आनंद वर्मन। निर्माण किसका करवाया? जगन्नाथ मंदिर का। कहीं कोई दिक्कत है? फिर आता नरसिंह प्रथम। ये किस मंदिर का निर्माण करवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है? जिसको कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर। क्यों? पैगोडा का मतलब क्या होता है? देखो, पैगोडा का मतलब होता है बौद्ध धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है ना, जो मंदिर बनाया जाता है ना, उसको पैगोडा कहते हैं। और ये जो सूर्य मंदिर बनाया गया ना, ये पैगोडा पद्धति से ही बनाया गया है। समझ में आ रहा है? अब ब्लैक कलर का है, काला पत्थर से है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा।
है कि नहीं। अगर तुमसे स्वर्णिम पगोड़ा का देश बोलेगा तो क्या बोलेंगे, म्यांमार, क्योंकि वहां पे जितना भी पेगोड़ा बनाया गया सबको गोल्डन कलर से पेंट किया गया, समझ में आ रहा है, इसीलिए उसको स्वर्णिम पेगोड़ा का देश कहते हैं। किसको, म्यांमार को। और यहाँ हम कोणार्क का सूर्य मंदिर का अगर डिस्कस करते हैं इसको ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है पेगोड़ा शेप में ही और ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोड़ा। कोई दिक्कत है। अब आते हैं, देखो आनंद वर्मन कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था, जगन्नाथ मंदिर, समझ में आ रहा है। फिर नरसिंह वर्मन किसका करवाया था, कोणार्क। ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है पता है, पुरी में है। कहाँ है, पुरी में है। कोणार्क तो समझ में आया, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क में है। जो जगह का नाम क्या हो गया, कोणार्क। अब नरसिंह देव जो मंदिर लिंगराज करवाया ये कहाँ है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। कहीं कोई दिक्कत, हाँ, ये तीनों मंदिर समझ में आ गया। ये उड़ीसा का एकदम प्रमुख धार्मिक स्थल है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। आनंद वर्मन कौन सा मंदिर, जोर से बोलो, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। नरसिंह वर्मन कौन सा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और फिर आता है नरसिंह देव, क्या आता है, नरसिंह देव कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर। कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर, समझ में आ रहा है। तो पूर्वी गंग वंश का अगर क्षेत्र पूछा जाएगा कि पूर्वी गंग वंश का क्षेत्र कौन सा था, वर्तमान में हम लोग क्या बोलेंगे, उड़ीसा था, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। कलचुरी वंश का क्षेत्र बोलेगा तो त्रिपुरी, और मैत्रक वंश का क्षेत्र पूछेगा तो मैत्रक वंश का गुजरात। राजधानी नहीं पूछ रहे हैं, बार बार कहते हैं क्लास में फोकस्ड रहो। आज ज्यादा तुम टेंशन डिप्रेशन में जो रहता है ना सुरेंद्र, हमको ठीक नहीं लगता है। एकदम प्यार से देखो इधर, ठीक है, तुम्हारे लिए इसको एकदम इजी कर रहे हैं, है ना। ये जो मैपिंग करके बता रहे हैं, चाहते तो नोट्स लिखा देते, लेकिन वो करना उचित नहीं समझते। तुमको समझा रहे हैं ना, हमेशा कहते हैं इसका प्रॉब्लम, समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा पता है, हम पढ़ा रहे हैं लिंगराज मंदिर, इस सोचिएगा मैत्रक के बारे में, बात समझ में, तब तक हम ये पढ़ा के निकल जाएगा। अब नहीं सोच, इधर तो कुछ और पढ़ा दिए हैं सर, ले सर वो कैसे हुआ, नहीं, हम बार बार कहते हैं ये अगर मैत्रक में तुमको डाउट है ना तो जस्ट वेट, ठीक है। अगर मैत्रक में डाउट आ रहा है तुमको कोई भी तरह का कि सर मैत्रक में अगर हमको डाउट है तो पहले यहाँ पे पढ़ा रहा है, फोकस यहाँ करो, नहीं तो इसके चक्कर में ना ये भी डाउट रह जाएगा। अब क्लास का अंत में तुम पूछना जितना भी डाउट पूछना है, कोई दिक्कत। इसीलिए बार बार कहते हैं जहां भी तुमको डाउट टाइप का कुछ लगता है वेट करो, जो पढ़ा रहे हैं फोकस वहां करना है, समझ में आया। और लास्ट में तो हम है ही तरह डाउट करने के लिए, कोई दिक्कत, हाँ। चलो, ऐसा थोड़ी कि तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तुम डाउट नहीं पूछ सकते हो, सामने फेस टू फेस है तो डाउट पूछने में क्या दिक्कत है। नरसिंह देव कौन सा मंदिर, लिंगराज। आनंद वर्मन कौन सा मंदिर, नरसिंह प्रथम कौन सा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और नरसिंह देव का बात करेंगे तो लिंगराज मंदिर। कहीं कोई दिक्कत है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये गंग वंश। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, क्या आते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ का एक बहुत प्रमुख वंश है काकतीय वंश, क्या है, काकतीय वंश। ये बिहार दरोगा का बहुत VVI क्वेश्चन होता है। ये जो काकतीय वंश है ना बहुत VVI है, अक्सर ये क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा सुने हैं, ठीक है। हम जिंदगी में मैंने 2 बार SI का एग्जाम दिए थे तो वो दोनों बार में काकतीय वंश आया था, समझ में आया। अब दोनों बार में हम गलत मारे थे उस समय, समझ ना, पूर्वज काल का बात कर रहे हैं, उस समय दोनों। काकतीय वंश हमेशा जम्मू कश्मीर जैसा लगता है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, काकतीय वंश के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। काकतीय वंश का संबंध किस राज्य से था, या काकतीय वंश का क्षेत्र कौन सा था, क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत है। यही काकतीय वंश का संस्थापक अगर हम बोलेंगे तो था बीटा प्रथम, क्या था, बीटा, फर्स्ट लिख दिया, इसको प्रथम बोलना, ठीक है, कोई दिक्कत है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, कहीं कोई दिक्कत, बीटा प्रथम। इसके बाद आता है तुम्हारा रुद्रदेव, क्या आता है, रुद्रदेव। लेकिन रुद्रदेव कोई खास शासक नहीं था, कोई योग्य शासक नहीं था। इसके बाद नाम आता है प्रताप रुद्रदेव, क्या आता है, प्रताप रुद्रदेव। बीटा प्रथम के बाद कौन आता है, रुद्रदेव। बीटा प्रथम के बाद रुद्रदेव आता है, लेकिन वो कुछ खास उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं रहा है। उसके आता है प्रताप रुद्रदेव, नाम क्या है, नाम लिख देते हैं, खतरनाक नाम है, प्रताप रुद्रदेव। अब नाम देख के कैसा लग रहा है कि कैसा राजा होगा, एकदम अच्छा टाइप का, कुख्यात टाइप का, योग्य होगा, वीर होगा, बहादुर होगा। नाम पढ़ के कैसा लग रहा है, एकदम वीर बहादुर टाइप का नाम लग रहा है ना, प्रताप रुद्रदेव, लग रहा है एकदम बाहुबली का शपथ समारोह चल रहा है इसका नाम लेने में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन ये एकदम समझो कायर था, क्या था, एकदम कायर, ठीक है। जब बख्तियार खिलजी का जो सेनापति था, क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कौन, मलिक काफूर, ठीक है। जब मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जो दक्षिण अभियान करने के क्रम में जब ये पहुंचा कहां पे, काकतीय वंश के पास, जब वो अटैक करने वाला था तो ये प्रताप रुद्रदेव क्या किया, सोना का अपना एक मूर्ति बनवाया, क्या बनवाया, समझ में आ रहा है। और उसमें सोना का चारों तरफ से जंजीर लपेट दिया, समझ रहा है, क्या किया, सोना का अपना एक एकदम मूर्ति बनवाया।
और चारों तरफ उसको सोना से जंजीर से लपेट दिया और जाके किसको दे दिया, मलिक कफूर को। और जैसे मलिक कफूर को दिया, कहने का मतलब वो अपना सिंबल दिया कि हम आपका अधीनता को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बिना युद्ध किए ये क्या किया, अधीनता स्वीकार कर लिया। सोना का जंजीर में खुद को लपेट के उसको गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद उसी के पास था कोहिनूर हीरा, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, यानी कोहिनूर हीरा ओरिजिनल में किस वंश का था, तो काकतीय वंश का। समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग अभी कोहिनूर हीरा पढ़ते हैं ना, ये कोहिनूर हीरा का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। वो किससे संबंधित है, काकतीय वंश से। और यहीं पे क्या किया, प्रताप रुद्रदेव अपना पहले सोने का एक मुकुट बनवाया, मतलब इमेज बनवाया, स्टेचू बनवाया, और उसको चारों तरफ जंजीर से लपेट दिया और गिफ्ट कर दिया किसको, मलिक कफूर को। क्यों? क्योंकि उसका अधीनता वो स्वीकार कर लिया बिना युद्ध किए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या किया, उसके पास जो कोहिनूर हीरा था, बोला लीजिए ये जाके एकदम हुजूर को दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है, किसको दे दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को दे दीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो तुमको एक चीज ये ध्यान रखना कि मलिक कफूर किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत है, परेशानी है? एकदम यहाँ पे ध्यान दो, बार बार कह रहे हैं, सवाल पूछ तुम्ही से पूछना शुरू कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था, मलिक कफूर, जिसको दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा था। कोई दिक्कत है? अब समझो, ये तो अधीनता स्वीकार कर लिया किसका, मलिक कफूर का। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया में यादव वंश था। क्या था, यादव वंश। सुरेंद्र, बाहुबली खुश हो जाओ, तुम्हारा वंश आ गया, ठीक है। यादव वंश, कौन सा वंश, यादव वंश। और यादव वंश तुमको प्राउड करवाएगा, टेंशन मत लो। ये काकतीय वंश देख लिया ना, प्रताप रुद्रदेव, ये क्या किया, अधीनता स्वीकार कर लिया ना। अभी यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बाहुबली वाला फीलिंग आएगा सुरेंद्र को, ठीक है। बाहुबली, यहाँ देखो, यादव वंश का संस्थापक था भिल्लम पंचम। क्या था, भिल्लम पंचम, यहाँ लिख देते हैं, यादव वंश, ठीक है। यादव वंश का जो क्षेत्र था, कहाँ था, महाराष्ट्र वाला एरिया था। कहाँ था, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। यादव वंश का अगर राजधानी पूछा जाएगा, यादव वंश का राजधानी कहाँ था, यादव वंश का राजधानी देवगिरी। क्या था, देवगिरी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं राजधानी कहाँ था भाई साहब, देवगिरी। कोई दिक्कत है? और अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, बोलो ठीक बोल रहे हैं, दौलताबाद। वेरी गुड। इसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, दौलताबाद। तो राजधानी बोलेंगे तो देवगिरी, वर्तमान में नाम बोलेंगे तो दौलताबाद। कोई दिक्कत है? कहाँ पे क्षेत्र था ये, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में था, ठीक है। तुम भी एकदम एक्टिव बुक सुनेगा, सब यादव का एकदम अभी एक्टिव बुक सुनेगा, तो एकदम बाहुबली वाला एकदम सीन आ रहा है यहाँ पे। अब समझो, यादव वंश का संस्थापक कौन था, भिल्लम बोलेंगे, भिल्लम पंचम। क्या बोलेंगे, भिल्लम पंचम, ठीक है। भिल्लम पंचम क्या था, इसका संस्थापक। उसके बाद सिंघम, तुम लोग सुनता है ना, सिंघम इसका शासक था। सिंघम लिखता है कहीं कहीं, हम तुमको याद करने के लिए सिंघम बोल देते हैं कि भिल्लम पंचम के बाद सिंघम आता है, लेकिन ये आईपीएस सिंघम नहीं, ठीक है। यादव वंश वाला सिंघम वो कुछ खास काम नहीं करता है। उसके आता है रामचंद्र देव। क्या आता है, रामचंद्र देव। एकदम नाम देखो कैसा है, ये कैसा नाम लग रहा है, बाहुबली टाइप का नाम लग रहा है ना। चलो, बाहुबली बहादुर बोलो, कुख्यात का मतलब अपराधी टाइप का सेंस होता है, तो अपराधी नहीं था, ध्यान रखो। ये रामचंद्र देव के समय में ही भी आक्रमण करने कौन पहुंच गया, मलिक कफूर। कौन पहुंचा, क्यों मलिक कफूर पहुंचा हर जगह, क्योंकि दक्षिण भारत अभियान के लिए सेनापति उसी को नियुक्त किया गया। किसको, मलिक कफूर को। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब ये पहुंच गया कहां पे, रामचंद्र देव के सामने आक्रमण करने के लिए। आप सोचा कि जब प्रताप रुद्रदेव जब हमारा अधीनता स्वीकार कर लिया, तो रामचंद्र देव भी अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन रामचंद्र देव इसका अधीनता स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बहादुरी से लड़ा। क्या किया, बहुत बहादुरी से लड़ा। अब मलिक कफूर को एकदम नाक में दम कर दिया। कौन, रामचंद्र देव। मलिक कफूर पूरा परेशान हो गया कि इसको कैसे हराएं, और ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी का ऑर्डर आ रहा था कि जल्दी वहां पे महाराष्ट्र विजय करके आओ। समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र विजय करके जल्दी आओ, अगर तुमको अतिरिक्त सेना का और जरूरत पड़ता है तो हम भेजते हैं। रामचंद्र देव को पता था कि हम जिससे लड़ने वाले हैं उसके पास विशाल सेना है। क्या है, विशाल सेना है। उसको अपना हार सुनिश्चित दिख रहा था कि हम लड़ेंगे लेकिन हार जाएंगे, फिर भी वो अपना बहादुरी का परिचय दिया और उसके आगे घुटना नहीं टेका। अब बहादुरी से क्या हुआ, लड़ाई किया। क्योंकि हर पतंग को पता होता है कि उसको एक दिन गटर में ही जाना है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान भी छूना होता है कि नहीं है। उसको ओरिजिनल योद्धा का क्या कौन होता है, जिसको सामने से पता हो कि उसका हार सुनिश्चित है, अब फिर भी वो डट के सामना करे।
है ना। जब तुम लोग महाभारत का भी चर्चा करता होगा तो सुनता होगा, कर्ण का नाम सुना होगा, है ना। कर्ण से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था, कर्ण से बड़ा कोई बलशाली नहीं था। उसको सब कुछ पता था कि सामने से अर्जुन का जो सारथी बने हुए, कौन बने हुए, कृष्ण भगवान। उसको सब कुछ पता था कि अब मेरा कुंडल, उस कर्ण का कुंडल को भी खुलवा कर रखवा दिया गया, है ना। उसको एकदम निश्चित दिख रहा था कि मेरा हार सुनिश्चित है। अब फिर भी वो क्या किया, एकदम योद्धा की तरह मैदान में डटा हुआ रहा। इसलिए मजबूरन कृष्ण भगवान को महाभारत के मैदान में ये चीज बोलना पड़ा कि जितने भी अर्जुन, पांडव, कौरव सब मारे जाएंगे, सबको स्वर्ग में जगह मिलेगा, लेकिन कर्ण जैसे व्यक्ति को वैकुंठ में भगवान के साथ, देवता के साथ बैठने का जगह मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो हमेशा कर्ण बनो। कर्ण कहने का मतलब होता है कि अपना कर्म से कभी पीछे मत हटो, परिणाम का चिंता मत करो कि तुम जीतने वाले हो कि तुम हारने वाले हो। समझ में आया। कर्ण से कम ये चीज को तुम सीखो। तो रामचंद्र देव भी उसी कैटेगरी के इंसान थे। इसका हार सुनिश्चित था क्योंकि इसके पास लिमिट से ना था। ये केवल ये एरिया में शासन कर रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र वाला एरिया में। ये यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी पूरा दिल्ली, संपूर्ण दिल्ली पे कब्जा किया हुआ था और पूरा दक्षिण भारत का अभियान चला रहा था। कौन, मलिक कफूर। समझ में आ रहा है। और उत्तर भारत के लिए जफर खान वगैरह को भेजा हुआ था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर भारत अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल क्या कर रहे हैं, दक्षिण भारत, ठीक है। लेकिन मलिक कफूर के सामने क्या यह अधीनता स्वीकार किया, इसका हार सुनिश्चित था। फिर भी ये तन मन धन जैसा था सबसे लड़ा, अंतोगत्वा ये हार गया, ठीक है। और हारने के बाद जब इसको गुलाम बनाया गया और जब इसको दिल्ली के दरबार में प्रस्तुत किया गया कि यही रामचंद्र देव है जो हमारा नाक में एकदम दम कर दिया था, हमारा गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा था, तब वहां पे अलाउद्दीन खिलजी आया और बोला तुम्हारा तो किस्सा बहुत सुने हैं, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तुम तो एकदम मलिक कफूर के सीने पे एकदम दाल दर रहा था, अब बताओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोला मार दिया जाए। ला कितना पागल बकलुल आदमी है, हाँ? इसको हम बख्शने के बारे में सोच रहे हैं तो बोलता है मार दिया जाए। बोला ऐसा क्यों बोलता है। बोला हमको राजा का जिंदगी सम्मान की तरह हमको राजा का जिंदगी जो है ना वो एक सम्मान का जिंदगी चाहिए। नहीं अगर सम्मान का जिंदगी मिलता है तो हमको मरना कबूल है। समझ में आ रहा है। आप हमको या तो राजा की तरह जीना छोड़ दीजिए, जीने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर हमको क्या कीजिए, मार दीजिए। तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए में क्या बोला, मार दिया जाए। मतलब वो अंत तक भी उसका गुलामी स्वीकार करने को रेडी नहीं था। लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी इससे इंप्रेस हुआ, इसका बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और बाद में क्या किया, इसको इसी एरिया में, गुजरात वाला एरिया में छोटा सा 10-20 गो गांव का जमींदारी दे दिया। अब बोला जाओ वहीं कमाओ खाओ। ऐसे तुम्हारे जैसा व्यक्ति को अगर हम तुम्हारा पूरा साम्राज्य वापस कर देंगे तो हर इंसान मोटिवेट हो जाकर लड़ने के बाद साम्राज्य वापस मिलता है। समझ में आ रहा है। तो हम फिर पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे करेंगे। चलो तुम्हारा बहादुरी से हम पसंद हुए, एक काम करते हैं तुमको मारते नहीं है और तुमको हम कैदी भी नहीं बनाते हैं। गुजरात का कुछ एरिया में 10-20 को घर तुम्हारा गांव दे दिया, बोला इसी से टैक्स वैक्स वसूलो और जमींदारी देके उसको बसा दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो रामचंद्र देव अच्छा था कि प्रताप रुद्रदेव अच्छा था, रामचंद्र देव। समझ में आ रहा है। बकलोलवा तुरंत अपना एकदम जंजीर तंजीर बांध के लपेट के दे दिया, लीजिए हुजूर हम आपका गुलाम है। और उसके पास कोहिनूर जो हीरा था वो भी दे दिया, ये दे दीजिएगा महाराज अलाउद्दीन खिलजी को। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये यादव वंश समझ में आया। यादव वंश के बाद नीचे में आएंगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा होयसल वंश। क्या मिलेगा, होयसल वंश, ठीक है, कोई दिक्कत है। होयसल वंश का संस्थापक कौन था, होयसल वंश का संस्थापक तुम लोग को एकदम नहीं पता है, विष्णु वर्मन। क्या नाम था, विष्णु वर्मन, ठीक है। ये जगह है, इस एरिया में कौन सा वंश था, होयसल वंश, ठीक है। कर्नाटक वाला एरिया देख रहा है ना, ये एरिया में कौन सा वंश, होयसल वंश। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्रम। क्या था, द्वार समुद्रम। समझ में आ रहा। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्रम। ये होयसल वंश का संस्थापक कौन था, होयसल वंश, ठीक है। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था, द्वार समुद्रम। विष्णुवर्धन जो है ना वो एक केशव चन्ना स्वामी मंदिर का निर्माण, केशव चन्ना स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, विष्णु वर्मन। समझ में आ रहा है। केशव चन्ना स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, विष्णु वर्मन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। होयसल वंश का संस्थापक कौन था, विष्णु वर्मन। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक के रूप में हम बोलते हैं, चूंकि चर्चा उसका होता है इतिहास में इसीलिए कहते हैं, वो था वीरभल्ला तृतीय। क्या था, वीरभल्ला तृतीय। समझ में आ रहा है। होयसल वंश का अंतिम जो राजा था, यहां पे लिख देते हैं इधर, होयसल वंश, विष्णु वर्मन, ठीक है। अंतिम जो आता है वीर वल्ला तृतीय, ठीक है।
बीरबल्ला तृतीय के समय में क्या हुआ, मलिक काफूर होयसल वंश पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और लगभग संपूर्ण ये जो एरिया था इसको जीत लिया, लेकिन उसका राजधानी जो है द्वार समुद्रम उसको कभी नहीं जीत पाया। समझ में आ रहा है? होयसल वंश का राजधानी कहाँ था, द्वार समुद्रम, जिसको कभी भी मलिक काफूर नहीं जीत पाया। और इतिहास में इससे अक्सर सवाल पूछता है कि मलिक काफूर जब दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था तो किस वंश की राजधानी को नहीं जीत पाया, तो होयसल वंश की राजधानी नहीं जीत पाया। और तुमको डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है कि किस जगह को नहीं जीत पाया, तो द्वार समुद्रम को वो नहीं जीत पाया। समझ में आ रहा है? संपूर्ण दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था लेकिन वो द्वार समुद्रम को नहीं जीत पाया। कोई दिक्कत है? अब देखो, गुजरात में कौन सा वंश, मैत्रक वंश, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश, बंगाल में गोंड वंश, ठीक है, उड़ीसा में पूर्वी गंग वंश, क्या बोलेंगे, पूर्वी गंग वंश। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश, महाराष्ट्र में यादव वंश और कर्नाटक में होयसल वंश। कहीं कोई दिक्कत है? ये सब समझ में आ रहा है? अब कुछ आते हैं, ये दक्षिण भारत का लगभग छोटा छोटा वंश जितना भी था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बता दिए। अब आते हैं उत्तर भारत। क्या आते हैं? उत्तर भारत। उत्तर भारत को भी आज निपटा ही देते हैं। क्या बाबू, अभी मिटा नहीं रहे, परेशान नहीं होने का। चलो, ये एरिया असम वाला, क्या है, असम वाला, ठीक है। असम का अगर पुराना नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा, कामरूप। क्या बोलेंगे? असम का पुराना नाम क्या था? भाई मेरे साथ एक्टिव रहो, बार बार कह रहे हैं, क्लास में एक्टिव रहना है, हमेशा कहते हैं। मेरे को जवाब चाहिए जब भी पूछते हैं तो, है ना। असम का पुराना नाम, कहीं पे कामरूप ऑप्शन में नहीं रहे तब क्या बोलेंगे, कामरूप अगर नहीं रहे तो नहीं रहना। प्रयाग ज्योतिषपुर नाम था, क्या था, प्रयागराज ज्योतिषपुर उसको पूरा बोलते हैं, प्रयागराज ज्योतिषपुर। समझ में आया? या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर, कहीं भी ऑप्शन में देगा। अगर कामरूप ऑप्शन में नहीं रहे तो प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर क्या करेंगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, असम। क्या है? असम। असम में कौन सा वंश था, बर्मन वंश था। कौन सा? बर्मन वंश। समझ में आ रहा है? कौन सा वंश था, बर्मन वंश, ठीक है। तो पुष्यभूति बर्मन इसका संस्थापक था। क्या था? पुष्य वर्मन, कहीं के ऑप्शन में देगा, भूति नहीं लगाएगा। पुष्य वर्मन इसका कौन था, संस्थापक। समझ में आ रहा है? चलो, वर्मन वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन। क्या बोलेंगे, पुष्य वर्मन, ठीक है। कोई दिक्कत है? पुष्य वर्मन जो है इस वंश का क्या क्या था, स्थापना किया था। कहीं कोई दिक्कत? असम में कौन सा वंश चल रहा था, वर्मन वंश। संस्थापक कौन था, पुष्य वर्मन। कहीं कोई दिक्कत है? पुष्य वर्मन के बाद आता है भूति वर्मन। क्या आता है, भूति। पुष्य वर्मन के बाद कौन आता है, भूति वर्मन। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, चलो, भूति वर्मन के बाद आता है स्थिर वर्मन। क्या आता है, स्थिर वर्मन। स्थिर वर्मन से सवाल पूछेगा, बोलेगा वर्मन वंश का कौन सा राजा, ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, नाम था स्थिर वर्मन। कौन नाम था, स्थिर वर्मन। कहीं कोई दिक्कत? स्थिर वर्मन, कोई दिक्कत है? तो हम लोग इधर ध्यान रखेंगे कि वर्मन वंश कहाँ था, असम में, ठीक है। ये 3 राजा का नाम हम बर्मन वंश से याद रख सकते हैं। उसमें सबसे VVI कौन सा है, तो तुम्हारा स्थिर वर्मन है, ठीक है। क्यों VVI है, क्योंकि स्थिर वर्मन ही ये 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कहीं कोई दिक्कत? कितने बार अश्वमेघ यज्ञ? वर्मन वंश का कौन सा शासक 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, क्या बोलेंगे, स्थिर वर्मन। कोई दिक्कत है? वर्मन वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन। वर्मन वंश का क्षेत्र कहाँ था, असम का क्षेत्र था। नहीं, पुष्य वर्मन वहां लिखे हैं, उसको पढ़ो। क्या आप बोल सकते हैं वो अपने मन में बोलना, यहाँ जो लिखे हैं वो पढ़ो, ठीक है। पुष्य वर्मन, वर्मन का क्षेत्र कहाँ था, असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप या फिर